सभी का स्वागत है आज की ताजा खबर के अंदर। यदि आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज के न्यूज के पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट बात थी उसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बस आप एक रजिस्टर लगा लीजिए जिसमें आप रोजाना 8-10 जो क्वेश्चन आपके बने उसको लिखिएगा और 1 जनवरी का जो एक दिन रह गया था, क्योंकि हमने क्लास 2 जनवरी से शुरू की थी, तो वो भी बीच बीच में एक एक क्वेश्चन ले आऊंगा इसके साथ। तो 1 जनवरी से रेगुलर अपनी क्लास मान लीजिएगा आप। करंट जीके कोई भी एग्जाम होता है 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं पूछता वो। तो आगे आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो जून के बाद नई भर्तियों के एग्जाम शुरू होंगे और इन क्लासों से कितने क्वेश्चन आएंगे ये आपको मैं अभी तो नहीं कह सकता, लेकिन फरवरी में जो एग्जाम होंगे वहां से उस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एक अच्छा रजिस्टर लगा लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पहले लाइक करके और खूब सारे ग्रुपों में शेयर करिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाइए। और राजस्थान जीके अगर आप बहुत अच्छा याद करना चाहते हैं तो मैंने एक सीरीज रात्रि 8:30 बजे भी शुरू कर दी है, आप वो सीरीज भी जरूर देखिएगा। तो करें शुरू। ये संकल्प की सभी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर अपनी बात करते हैं। अगर हम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के ऊपर बात करें तो आज की सुर्खियों में था कि चीन में 4000 साल पुराने विशाल महल की खोज हुई है। अब पर्सन क्या पूछेगा मैं आपको सीधा बताऊंगा कि क्वेश्चन आएगा कैसे। क्वेश्चन आएगा अभी हाल ही में 4000 वर्ष पुराना महल निम्न में से किस देश में मिला, तो आपका आंसर जाना चाहिए चीन में मिला। दूसरा कि किस चीन के प्रांत में मिला, तो हेनान प्रांत के अंदर मिला है। कहां पर मिला है? हेनान प्रांत के अंदर मिला है। 4000 वर्ष पुराना जो महल है वो मिला है। ये शिया राजवंश 2070 से 1600 ईसा पूर्व के दौरान बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन छोटे एग्जाम में नहीं आईएएस जैसे एग्जाम में आएगा। बहुत बड़े एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। आरएएस में पूछा जा सकता है क्योंकि इंडियन हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री उसके अंदर होती है। तो क्वेश्चन आए कि चीन के हेनान प्रांत में 4000 वर्ष पुराना जो महल मिला है वो किस राजवंश से संबंधित है, तो शिया राजवंश से संबंधित है। कितना पुराना है? 4000 वर्ष पुराना है। इसमें और ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस ये एक क्वेश्चन ही बनेगा इसके अंदर कि 4000 वर्ष पुराना कहां पे महल मिला? चीन में। और चीन में किस प्रांत में मिला? हेनान प्रांत में। और शिया राजवंश से संबंधित है। शिया राजवंश से संबंधित है। अब आज जब न्यूज देखी तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जो ब्रिक्स था उसमें मात्र पहले कितने देश थे? 5 ही थे। अब समझना इस बात को, जो ब्रिक्स था उसका मतलब था बी फॉर ब्राजील, आई फॉर इंडिया, रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो पहले कितने थे? 5 ही थे। अब इसको समझो कि पहले इसके अंदर 5 देश थे जिसकी स्थापना हुई थी ब्रिक्स की 2009 में, और 5 देश इसमें थे। लेकिन 1 जनवरी 2024 से 5 नए देश और इसमें शामिल कर दिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, ब्रिक्स में कितने देश थे, ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं था, या अब पूछेगा कि बताओ 5 नए कौन से इसमें शामिल किए, या वो पूछेगा कि कौन सा 5वां शामिल नहीं है। तो ये देखो, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 इसके अंदर शामिल हुए हैं। ब्रिक्स जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना सन 2009 में हुई थी। पूर्व में इसमें 5 देश थे, ब्राजील था, रूस था, इंडिया था, चाइना था, साउथ अफ्रीका था। अब इसमें 5 और शामिल कर दिए गए। कौन कौन से? तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग अफ्रीका के अंदर हुआ था 2023 में। और याद रखें 13वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत के अंदर हुआ था और डिजिटल माध्यम से यह सम्मेलन हुआ था 9 सितंबर 2021 को। तो ये न्यूज जो आई उसको थोड़ा सा अपने पढ़ लेते हैं कि भारत, रूस और चीन सहित उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले ब्रिक्स समूह ने 5 पूर्ण सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की है। यह समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है।
ब्रिक्स वर्तमान में कितनों का बन गया? 10 का। पहले कितने का था? 5 का। बस ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। हुआ क्या कि इसके अंदर 5 के अलावा छठा भी, अर्जेंटीना को भी इसके अंदर शामिल किया गया था, लेकिन अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स का सदस्य बनने का प्रस्ताव लेने की घोषणा की। तो ये थोड़ा सा प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा कर दी। तो अब 5 नए 5 पुराने, टोटल 10। ब्रिक्स का मतलब आपको पता है कि ब्रिक्स का मतलब ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। बस इतना समझ लो, काम चल जाएगा। बाकी देखो, ये पूरी पीडीएफ आपको संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम पर आपको मिलेगी। वहां से आप अच्छे नोट्स बना लीजिएगा। पहले बात को सुन लीजिए, फिर उसके बाद नोट्स बनाइएगा। आपने अगर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एग्जाम दे रहे हो, या सीटी राजस्थान का कोई भी एग्जाम, या कोई भी इंडिया लेवल का, तो आजकल ये सम्मेलन पूछे जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, करंट की मैगजीन लेके आते हैं। करंट की मैगजीन में क्या होता है, खूब सारे सम्मेलन दे देते हैं कि पहले ये हुआ था, पहले ये हुआ था। पेपर में पूछता है अब क्या हुआ था, हम पहले के चक्कर में रह जाते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ लेना। डेजर्ट साइक्लोन क्वेश्चन आएगा। डेजर्ट साइक्लोन किन दो देशों के बीच में हुआ? तो भारत और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ। डेजर्ट साइक्लोन किन दो देशों के बीच में हुआ? संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ। डेजर्ट साइक्लोन कहां पर हुआ? बीकानेर में हुआ। बीकानेर में कहां पर हुआ? महाजन में हुआ, महाजन फील्ड के अंदर हुआ। और 15 जनवरी तक चलेगा ये। 15 जनवरी मतलब जनवरी का महीना। तो डेजर्ट साइक्लोन, महाजन फील्ड, बीकानेर और भारत और संयुक्त अरब अमीरात। इसके अलावा और कोई कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बनेगा ही नहीं। महीना पूछ लेगा, किन दो देशों के बीच में, और नाम पूछ लेगा। तो मेरे ख्याल में आसान है, मुश्किल नहीं है। अब देखिए भाई साहब क्या हुआ। कल हमने शुरुआत की और 2 तारीख थी, कल आज 3 है, तो 1 तारीख की बात अखबार में आती है, 2 तारीख को यही होता है। तो 1 तारीख मतलब नए वर्ष का पहला दिन। इसीलिए कहते हैं कि अगर शुरुआत बुरी हो जाती है कई बार, तो फिर कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता कि मेरी तो शुरुआत ही बुरी होगी। उसी तरीके से जापान के साथ क्या हुआ, जापान का जो पहला दिन था वो ही थोड़ा सा गलत साबित हो गया। कैसे हुआ कि 1 जनवरी को क्या हुआ, जापान में आ गया भूकंप। 1 जनवरी नया साल जश्न मना रहे थे, लेकिन इधर आ गया भूकंप। अब 1 जनवरी को भूकंप आया था इशिकावा और होन्शु प्रांत में, मैंने कल बताया था। और उसके अंदर एक फुकुशिमा परमाणु संयंत्र भी प्रभावित होता होता बच गया। तो इंपॉर्टेंट बात बन गई कि भूकंप नए साल पर कहां पर आया, तो जापान में आया। फुकुशिमा वहां का एक परमाणु संयंत्र है, और ईशियाना और होन्शु प्रांत में आया था। लेकिन हुआ क्या कि 2 तारीख को, 1 तारीख को इधर, 2 तारीख को हनेडा एयरपोर्ट के अंदर लैंडिंग के दौरान 2 विमानों में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद लग गई आग, जिसके अंदर कितने लोग, मतलब हाथों हाथी 6 में से 5 अधिकारियों की मौत हो गई। तो जापान के लिए नया जो वर्ष है वो सही साबित नहीं हो पा रहा है, लेकिन जापान को उभरना आता है, वो उभर जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब पॉजिटिव सोच वाले इंसान है, ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, हनेडा एयरपोर्ट पर्सन इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप कहोगे कि ऐसे तो हर कोई एयरपोर्ट पूछ लेगा, कितने की याद करें, कभी नहीं पूछेगा। करंट में किसी न किसी बात को लेकर के जो चर्चा में होगा वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आपसे फुकुशिमा अगर परमाणु संयंत्र पूछे तो जापान में, हनेडा एयरपोर्ट पूछे तो भी कहां पर आ जाएगा, जापान के अंदर। अब अपने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बात करते हैं। अब देखिए, अगर हम देखें 3 दिवसीय, वैसे तो ये राज्य स्तरीय ही है, राष्ट्रीय तो नहीं कहेंगे, राज्य स्तरीय पॉइंट बनेगा ये। अब 3 दिन जयपुर में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। ये बहुत बड़ी बात है कि 3 दिन अपने राजधानी राजस्थान जयपुर के अंदर रहेंगे। अब दूसरी बात ये कि एसपीजी ने ली उच्च स्तरीय मीटिंग। अब 3 दिवसीय जयपुर में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे। अब प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, वैसे तो इसको कोई भूल ही नहीं सकता इनको,
है ना, गृह मंत्री साहब को, तो सबको याद है। फिर भी देखिए कि राजधानी में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन तक ठहरेंगे। झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में महानिरीक्षक सम्मेलन के दौरान पहले 6 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के आने का कार्यक्रम था और प्रधानमंत्री 5 जनवरी की दोपहर को ही जयपुर आ जाएंगे और 7 जनवरी को वापस लौटेंगे। अब ये जो SPG बात होती है, SPG विशेष सुरक्षा समूह है जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका वर्तमान निदेशक जो है वो अरुण कुमार सिन्हा है। तो एक तो ये बात याद रख लेना और दूसरी ये बात याद रख लेना कि मोदी जी रहे थे महानिरीक्षक सम्मेलन के दौरान। ये याद रखना है अपने को इस लाइन के अंदर। CAA क्वेश्चन क्या बनेगा? देखो क्वेश्चन ये बनेगा, हालांकि मैंने इस तरफ भी लिखा हुआ है, आपको ध्यान से दिख जाए। ये है क्या? CAA से नागरिकता किसे? 3 देश इसमें शामिल हैं, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जो ये CAA है इसका मतलब है नागरिकता संशोधन अधिनियम, CAA। इसके अंतर्गत 3 देश और 6 अल्पसंख्यक जातियां, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। एक तो ये बात याद रखना। अब वो कहेंगे, आपसे क्वेश्चन करेगा कि ये जो समान नागरिकता जो कानून है इसके अंतर्गत कब से पहले का व्यक्ति होना चाहिए? तो इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि कौन से लोग योग्य होंगे। तो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोग नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। 31 दिसंबर 2014 के बाद में जो आए उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल किनको शामिल किया गया है? जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे, तो उन्हीं को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। और नागरिकता संशोधन अधिनियम है CAA का मतलब, और इसका जो उद्देश्य है वो 3 देशों के 6 अल्पसंख्यकों को इसके अंदर शामिल किया गया है। 3 देश, 6 अल्पसंख्यक, हिंदू, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी, इनको शामिल किया जाएगा बस। फिर इसके बाद में अभी काफी सुर्खियों में है, वैसे तो अडानी ग्रुप ही सुर्खियों में है, आप सब जानते हैं, चाहे वो LIC हो कुछ भी हो, तो ये सुर्खियों में था। तो आज छोटी सी कटिंग मैंने की कि भाई कल को क्वेश्चन आएगा अडानी हिंडनबर्ग है क्या? ये है क्या? क्वेश्चन तो बन सकता है इसके ऊपर। तो हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका वित्तीय शोध कंपनी है एक, जिसका संस्थापक नाथन एंडरसन है, स्थापना 2017 में हुई। अब ये मामला क्या है? क्वेश्चन आएगा कि अडानी हिंडनबर्ग मामला क्या है? तो याद रखना शेयरों का हेरफेर है। और आज कोर्ट ने उसके लिए SIT गठित करने की मांग को वो मतलब स्वीकार नहीं किया और मामला आगे खिसक गया 2-3 महीने और। तो ऐसा कुछ एक डिसीजन भी इसके ऊपर आ चुका है। आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर कोई बनेगा तो सिर्फ एक बनेगा कि अडानी या अडानी हिंडनबर्ग का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन वो देगा, तो आपको याद रखना है कि शेयरों का हेरफेर मामला था, ये शेयर को लेकर के हेरफेर का मामला था। अब देखिए आज अखबार के मतलब चौथे हिस्से में पूरी फोटो आई हुई है। पेपर में तो एक लाइन में क्वेश्चन आएगा, PM ने किया 1100 करोड़ की टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण। अभी हाल ही में मोदी जी ने 1100 करोड़ की टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण कहां पर किया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप कहोगे कि ये जो लोकार्पण हुआ है ये कहां पर हुआ है? ये तमिलनाडु के
तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया है? याद रह जाएगा, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली में कितने करोड़ है? 1100 करोड़ है। कितने करोड़ है? 1100 करोड़ है। अब इसकी खास बात देखो, क्या लिखा हुआ है ये देखिए, श्री रंगम मंदिर के रंग और कोल्लम कला का संगम है त्रिची एयरपोर्ट। जो त्रिची एयरपोर्ट है वो किसका संगम माना जाता है? तो श्री रंगम मंदिर के रंग और कोल्लम कला का संगम है त्रिची एयरपोर्ट। उसके अलावा बिल्डिंग में म्यूरल पेंटिंग भी लगाई गई है। इन्हें 100 कलाकारों ने 30 दिन के रिकॉर्ड समय में बनाया है। ये जो पेंटिंग लगी हुई है म्यूरल पेंटिंग, तो म्यूरल पेंटिंग इसमें लगी हुई है। 1100 करोड़ याद रख लीजिएगा, तमिलनाडु याद रख लीजिएगा, तिरुचिरापल्ली याद रख लीजिएगा, और मोदी जी तो सबको याद रहेंगे ही रहेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देश में सबसे अधिक साइबर क्राइम में पहले नंबर पर आप बताओ कौन आ गया है? साइबर क्राइम में पहले नंबर के ऊपर अगर आपसे पूछे तो कौन है? तो साइबर क्राइम के अंदर तेलंगाना आप देखिए सबसे ऊपर है। ये रिपोर्ट आपके सामने है, इस बात को समझना। एटीएम फ्रॉड देश भर में सबसे ज्यादा 638 केस बिहार में 2022 में एटीएम फ्रॉड के मामले दर्ज हुए थे, और बिहार सबसे आगे है। अकेला बिहार में 638 एटीएम, और उसके बाद दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। साइबर ब्लैकमेलिंग के अंदर तेलंगाना पहले नंबर पर है और अपना राजस्थान चौथे नंबर पर है। बैंकिंग फ्रॉड में तेलंगाना पहले नंबर पर है, राजस्थान 7वें नंबर पर है। ओटीपी फ्रॉड में तेलंगाना पहले नंबर पर है, राजस्थान 10वें नंबर पर है। मतलब यह है कि तेलंगाना और महाराष्ट्र टॉप में है इसके अंदर। एक तेलंगाना और एक महाराष्ट्र, ये दोनों टॉप में है। किसके अंदर? ये याद रख लेना कि भाई जो भी देश में सबसे अधिक जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके अंदर तेलंगाना और महाराष्ट्र। प्रश्न पूछने वाला भी ये पूछेगा कि साइबर क्राइम के अंदर अभी हाल ही की रिपोर्ट के आधार पर कौन से दो राज्य सबसे टॉप पर थे? तो तेलंगाना पहले नंबर पर और महाराष्ट्र दूसरे पर। संदीप पांडे लौटाएंगे मैग्सेसे पुरस्कार। कल तो हमने पढ़ा था मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश 2006, जिनको साहित्य का नोबेल मिला था। आज एक बात आई रमन मैग्सेसे पुरस्कार के ऊपर। अब जैसे ही रमन मैग्सेसे पर आई तो मैंने हाथों हाथ इसको लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहते हैं। ये एशिया के व्यक्तियों व संस्थाओं के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी, और ये प्रश्न तो आपको पता होगा, बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? विनोबा भावे को दिया गया, और फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में ये दिया जाता है। अब हुआ क्या कि जो संदीप पांडे है सामाजिक कार्यकर्ता, संदीप पांडे ने गाजा के इजरायली हमलों को अमेरिका के समर्थन के विरोध में मैग्सेसे पुरस्कार लौटाने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने अमेरिका में हासिल की गई अपनी डिग्रियां भी लौटाने की घोषणा कर दी, और पांडे को यह पुरस्कार 2002 में। प्रश्न क्या पूछेगा कि या तो वो पूछेगा पहला पुरस्कार किसे दिया गया, है ना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुर्खियों में आ गया, या वो पूछेगा 2002 का किसे दिया गया क्योंकि उसने वापस लौटा दिया, या वो पूछेगा कि ये बता दो वर्तमान 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया? तो डॉक्टर आर रवि कन्नन को दिया गया है। डॉक्टर आर रवि कन्नन को दिया गया। कोई खास नहीं है, लेकिन बस याद क्या रखना है, दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक से। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक। जैसे कल राम बाबू आया था, लवलीना आई थी, बस नाम याद हो गया, काम चल गया। एक ही प्रश्न पूछेगा अगर बनता है तो, और वो ये बनेगा कि अभी हाल ही में, अभी हाल ही का मतलब साल के पहले दिन, कहीं पर तो साल के पहले दिन भूकंप आ जाता है ना, और कोई साल के पहले दिन रिकॉर्ड बना देता है। वो अपनी अपनी बात है कि भाई गुजरात ने क्या किया कि साल के पहले दिन एक रिकॉर्ड बनाया, किसके अंदर?
108 जगह एक साथ सूर्य नमस्कार करके। गुजरात है तो सूर्य नमस्कार तो होगा ही होगा। एक साथ 108 जगह सूर्य नमस्कार करके गुजरात ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया अपना, कि 108 जगह अलग अलग लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया और यह आयोजन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है, याद रह जाएगा। और मेहसाणा जिले के प्रतिष्ठित मोढेरा सूर्य मंदिर शामिल है, जहां 2000 लोगों ने सूर्य नमस्कार किया था। तो इसके अंदर भाई ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा कि चर्चा में रहा मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में कहां पर है, तो मेहसाणा में है, मेहसाणा में है। लेकिन प्रश्न पूछेगा तो वो ये पूछेगा, अगर पूछा उसने कि अभी हाल ही में सूर्य नमस्कार में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो वो गुजरात स्टेट ने बनाया है। इसके अंदर देखो जो क्वेश्चन है वो ये है कि अभी हाल ही में क्या है, नई डीपीआर में 79 छोटे बांधों को भी जोड़ने की तैयारी। इसी माह एमओयू जहां पानी वहां इकोनॉमी डेवलपमेंट होने की संभावना बनेगी। राजस्थान के जयपुर प्रदेश की लाइफ लाइन ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच इसी माह MOU होगा। इसके लिए नई डीपीआर बनाने पर काम शुरू हो गया है। खास यह है कि नई डीपीआर में 79 बांधों को जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए इन बांधों का ग्रिड सर्किट तैयार किया जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन देखा हो तो ये जो पूर्वी नहर परियोजना है ना, पूर्वी नहर परियोजना का संबंध एक तो ये था कि अब आएगा कि पूर्वी नहर परियोजना राजस्थान में कहते हैं जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये IGNP से भी सबसे लंबी परियोजना बन जाएगी और पूर्वी राजस्थान के लगभग जिले इसको कवर करेंगे। दूसरी बात ये कि अब इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि पूर्वी नहर परियोजना में कितने बांधों का चयन किया गया है। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि ये 79 बांध है। सबसे बड़ी बात ये है कि इतना अपने काम का है। हमें ये याद हो गया पूर्वी नहर परियोजना, हमें ये पता लग गया कि कितने बांध जुड़ेंगे, तो 79 बांध जुड़ेंगे, ये भी क्लियर हो गया 79 बांध। अब अलवर का जयसमंद बांध है, बारेठा बांध है, अजान बांध है, ये चाक्कन बांध पता नहीं RAS में कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। चाक्कन RAS में आया हुआ क्वेश्चन है कि चाक्कन बांध का संबंध किससे है। इधर में देख रहा था तो ये जग्गर परियोजना जो है आई हुई है पेपर में। पांचना आपको पता है, पांचना बांध इंपॉर्टेंट है ना। उर्मिला पार्वती रामसागर तालाबशाही धौलपुर में है। तो आपको क्या करना है कि ये सारे बांध याद नहीं करने, वो ना याद होंगे, लेकिन इसको क्या है पढ़ना है। आपको थोड़ा सा इसको पढ़ना है, लिख लो और उसके बाद पढ़ते रहो कि हाँ ठीक है ये बांध हमने नाम सुना और ये इसके अंदर है। अगर मुश्किल पेपर बना तो वो यहां से क्वेश्चन उठाएगा 79 बांधों में से कौन सा नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन का आंसर बहुत कम ही विद्यार्थी देंगे। लेकिन क्या पता अगर आप इतनी मेहनत करते हो और उसमें आपने थोड़ा सा ढंग से पढ़ा और क्या पता पेपर में वही आ जाए। कहते हैं ना कर्म प्रधान है, तो जो कर्म करेगा उसको मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। तो आप पॉजिटिव सोच रख करके कर्म कीजिएगा, जितना याद हो सकता है करिएगा। कोई फिर भी रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, और ये विश्वास रखिए कि जितना मैं पढ़कर जाऊंगा पेपर तो वहीं से ही आएगा। फिर देखिए कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो इनको देखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये भी आप देखिए, हालांकि ये फाइनल नहीं है अभी भी कुछ भी, कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी जोरों पर। श्याम वर्ण की मूर्ति में होगा धनुष बाण पकड़े 5 साल के रामलला का दिव्य रूप। अब ये 17 जनवरी को घोषणा होगी कि भाई वो मूर्ति कहां से आएगी, कौन इसको बना रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा कुछ इसके अंदर है। कि बेंगलुरु अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जोरों पर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बैठक समीक्षा की, ये सारा हो जाएगा। अब देखिए
जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता देता हूं। मूर्ति बनाने वाले 3 शिल्पकारों में से 2 अरुण योगीराज मैसूर और गणेश एल भट्ट बेंगलोर कर्नाटक और तीसरे सत्यनारायण पांडे राजस्थान की है। अब ये बताओ कि राम मंदिर सुर्खियों में है आज के दिन, केवल राजस्थान भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर। तो ये बताओ जो मंदिर में जाएगा मूर्ति देखेगा, अब बात तो आएगी ना कि अरे ये मूर्ति बनाई किसने थी, और उनके आए ना आए एग्जामिनर के जरूर आएगी, है ना। हम पढ़ेंगे कि अयोध्या राम मंदिर मंदिर में क्या कुछ हुआ, लेकिन वो पूछेगा बताओ मूर्तिकार कौन था। तो ये जैसे होता है ना कि जयपुर का निर्माण हुआ तो पेपर में क्या पूछा जाता था, जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य आता था ना। उसी तरीके से राम मंदिर की जब बात आएगी तो मूर्तिकारों की भी बात आएगी। याद रखिएगा मूर्ति बनाने वालों में 3 नाम याद रखने हैं, अरुण योगीराज मैसूर, गणेश एल भट्ट बेंगलुरु, यानी दोनों कर्नाटक से हैं, और इधर राजस्थान से हैं सत्यनारायण पांडे। हालांकि फिक्स कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को एक बार याद रखना है। देख लो एक इंपॉर्टेंट बात और, बताया जाता है कि मूर्ति बनाने के लिए भट्ट कर्नाटक के कारकला की काली भूरी नेलीकरी चट्टान यानी श्यामशिला, योगीराज एच.डी. कोटे के सफेद भूरे अर्ध ग्रेनाइट चट्टान, और पांड्य ने प्रसिद्ध सफेद मकराना संगमरमर के पत्थर पर काम किया है। तो राजस्थान में कहां का संगमरमर इसके ऊपर लगा है, तो यहां संगमरमर जो लगा है वो लगा है मकराना का। अब जो मकराना है ना वो चला गया है डीडवाना में, और पहले ये कहां था, ये पूर्व में नागौर जिले में आता था, और ये वर्तमान में किस जिले के अंदर आ गया, डीडवाना कुचामन में आ गया। तो विश्व प्रसिद्ध आगरा का जिससे ताजमहल बना हुआ है तो वो मकराना का संगमरमर है। और अब बोलते थे कि विश्व प्रसिद्ध आगरा का ताजमहल, अब कहेंगे विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर जो बना हुआ है ना, तो वहां पर भी यहाँ का संगमरमर काम में लिया जाएगा, मूर्ति के अंदर हो चाहे किसी में भी हो, लेकिन राजस्थान का नाम तो रहेगा ही रहेगा साथ में। अब देखिए कि भाई ये ऑफलाइन और ऑनलाइन, कोई विद्यार्थी ऑफलाइन नहीं आ सकता, मोस्ट वेलकम है ऑनलाइन के अंदर, आपको जैसा उचित लगे आप जुड़िएगा। और अभी रीट की भर्ती का विज्ञापन भी कभी भी आ सकता है, रीट पात्रता परीक्षा सीईटी, तो इनके बैच शुरू हो चुके हैं संस्थान के अंदर। और गुरुकुल पत्ती से जो गुरुकुल हमने शुरू किया दिल्ली पुलिस में आपके सामने है कि सिलेक्शन जो दिए, 6 जून को शुरुआत की और दिसंबर में रिजल्ट आ गया, 1 जनवरी को डिसीजन हो गया, इतने बच्चे पास हो गए। वही चीज है कि अगर आप विश्वास के साथ जुड़ते हैं तो संकल्प में मोस्ट वेलकम है आपका। आप चाहे डिफेंस की तैयारी करो, चाहे आरपीएससी, चाहे अधीनस्थ बोर्ड, किसी की भी तैयारी करो, तो पहली बार जो चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितने ग्रुप है उन ग्रुपों में वीडियो को शेयर जरूर करना, अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करना। संकल्प की ये पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है, ये पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है, आप जाकर के एक बार विजिट जरूर करें, एक बार विजिट जरूर करें, अच्छा लगे तो आप परचेज करें, नहीं तो एक बार देखकर जरूर आए कि संकल्प की पुस्तकें हैं किस प्रकार की। यदि आप राजस्थान जीके को बेहतरीन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टिप्स पर हो जाए राजस्थान जीके, तो मेरी राजस्थान जीके की 8:30 की क्लास आप जरूर लगाएं, आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। रात्रि 8:30 बजे टॉपिक वाइज लेकर के आ रहा हूं क्लास, जिसमें 20-25 टॉपिक ज्योग्राफी के पहले, फिर हिस्ट्री, फिर कल्चर, तो ये रेगुलर रहने वाली क्लास है। बस आप मन बना लें कि आपको तैयारी अगर राजस्थान की करनी है तो मेरे साथ रात्रि 8:30 बजे आप जरूर आइएगा। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।